30 जनवरी 1982 की सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल के एक अंधेरे खामोश गलियारे में 5 लोग खामोशी से चल रहे थे। उनके आगे 2 पुलिस वाले थे। दोनों तरफ सीली हुई दीवारें थी और एक अजीब सी सड़न थी। ऊंची छत वाले गलियारे के दोनों तरफ कैदियों के सेल थे, जिनकी सलाखों से सटे हुए वो खूंखार अपराधी अपनी फैली हुई आंखों से उन 5 लोगों को चलता देख रहे थे। ये 5 लोग दरअसल जर्नलिस्ट थे। इनमें से एक थी जर्नलिस्ट प्रभा दत्त, जो अपनी वक्त की बेहद मशहूर और कामयाब पत्रकार थी। आप हमारे वक्त की सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्त को तो जानते ही होंगे। ये उनकी मां थी, प्रभा दत्त। उस वक्त वो हिंदुस्तान टाइम्स की चीफ रिपोर्टर हुआ करती थी। तो प्रभा दत्त और बाकी 4 जर्नलिस्ट उन 2 पुलिस वालों के पीछे पीछे चल रहे थे कि तभी पुलिस वाले एक बैरक के सामने ठहर गए और उन्होंने इशारा किया। पत्रकारों ने उस अंधेरी कोठरी में देखने की कोशिश की। एक शख्स दिखाई दिया जो अंधेरे में दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था। 24 घंटे के बाद इस आदमी को फांसी होनी थी, इसे और इसके एक साथी को जो दूसरी कोठरी में था। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था कि फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अपराधी का इंटरव्यू होना था, कोर्ट की परमिशन से। जसबीर, एक पत्रकार ने आवाज दी तो जमीन पर बैठे उस कैदी ने आहिस्ता से गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर सलाखों की परछाई पड़ रही थी, खौफनाक आंखें और माथे पर कट का निशान। ये था अपने समय का वो खूंखार क्रिमिनल जिसकी मौत के 48 साल बाद आज भी उसका और उसके साथी का नाम नफरत से लिया जाता है। किडनैपिंग की इकलौती ऐसी कहानी जिसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांगा गया। वो केस जिसमें विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सफेद कुर्ता खून से लाल हो गया। ये है हिंदुस्तान की सबसे विभत्स और साथ ही साथ सबसे उदास कहानी। ये कहानी है रंगा बिल्ला की। साल 1978 से 26 अगस्त रात करीब 10:15 बजे दिल्ली के विलिंगटन हॉस्पिटल, जिसे अब आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कहते हैं, उसके कैजुअल्टी वार्ड में 2 लोग हड़बड़ाए हुए अंदर आए। नौजवान थे। एक के सर पर बहुत गहरी चोट थी, खून बह रहा था। उसने अपना नाम बताया, विनोद, और कहा कि कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा, लूटपाट की है। पुलिस केस था तो हॉस्पिटल में पुलिस बुलाई गई। मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रामचंद्र एक और कांस्टेबल के साथ वहां पहुंचे। उनके आते ही वो लड़के कुछ घबरा गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, कैसे हुआ ये? जख्मी आदमी बोला, साहब ये जो बंगला साहिब रोड पर एक मंदिर है ना, काली माता मंदिर, तो मैं वहीं 4 लोग थे, मुझे घेर लिया। मैं अकेला था। वो लोग मेरा बटुआ छीनने लगे, मुझे पीटने लगे, तो उसी में ये चोट लग गई। देखिए कितनी गहरी चोट लगी है। इंस्पेक्टर ने दूसरे शख्स की तरफ देखा। वो बोला, साहब मैं हरभजन हूँ। मैं तो इत्तेफाक से बस वहां से अपनी कार में गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि ये वहां रोड पर पड़ा करहा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे अस्पताल ले आता हूँ, तो बस। क्या नंबर है तुम्हारी कार का? साहब वो फिएट है, DHI 280। रहते कहाँ हो? मोती नगर C 124 में। जख्मी आदमी के टांके लगाए गए और कहा गया कि अगली सुबह पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट लिखवाए। दोनों चले गए, लेकिन जिस वक्त ये अस्पताल में आए थे, यानी 8:15 बजे, ठीक उसी वक्त इसी अस्पताल से 12 किलोमीटर दूर धौला कुआं के ऑफिसर एनक्लेव के एक घर में रेडियो चल रहा था। कुछ बच्चों के गाने की आवाज आ रही थी। ये घर था मदन मोहन चोपड़ा और उनकी पत्नी रोमा चोपड़ा का। मदन साहब नेवी में ऑफिसर थे। उन्हें इंतजार था रेडियो पर अपने बच्चों की आवाज का। 16.5 साल की गीता और 14 साल का संजय दोनों शाम के 6:15 बजे घर से निकले थे, संसद मार्ग पर ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर के लिए। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन पूरे दिन रुक रुक कर बारिश हुई थी। दोनों बच्चों को अंग्रेजी गानों का शौक था और ऑल इंडिया रेडियो के युगवाणी में इन द ग्रूव नाम का शो था,
जिसमें उन्हें वेस्टर्न गाना गाना था। माँ बाप खुश थे कि वो बच्चों की आवाज रेडियो पर सुनेंगे। मदन साहब और रोमा चोपड़ा रेडियो पर कान लगाए थे, लेकिन 8:30 के बाद भी संजय और गीता की आवाज रेडियो पर नहीं आई। 9 बजे उन्हें फिक्र हुई। वैसे आज आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि 15-16 साल के बच्चों को अकेले भेज दिया, पर यह बात आज की नहीं है। यह उस वक्त की बात है जब दिल्ली ऐसी नहीं थी जैसी आज है। उस वक्त लोग आम तौर पर अजनबियों से लिफ्ट ले लिया करते थे। ये 48 साल पहले की दिल्ली थी। खैर, मदन साहब स्टूडियो पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां बताया गया कि बच्चे तो आए ही नहीं। अब मदन साहब को घबराहट हुई। उन्होंने अपने नेवी के दोस्तों को फोन मिलाया और फिर धौला कुआं थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रात 10:15 बजे के करीब पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची। बताया गया कि शाम 6:45 बजे नॉर्थ दिल्ली पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम में एक फोन आया था। भगवान दास नाम के शख्स ने बताया कि उसने बंगला साहब गुरुद्वारा से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जाते हुए एक कार देखी, लेमन कलर की फिएट, जिसकी पिछली सीट में एक लड़का और एक लड़की थे जो चीख रहे थे, और गाड़ी का नंबर था MR 8930। इससे कुछ देर बाद राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में भी कॉल आई। इंद्रजीत नाम के शख्स ने बताया कि उसने भी एक कार देखी, जिसमें बताया गया कि लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार कार कॉल करने वाले स्कूटर के पास से गुजरी। अगली सीट पर 2 लोग थे और पीछे एक लड़का लड़की। लड़की चीख रही थी। लड़के की कमीज खून से तरबतर थी। वो मदद के लिए इशारा कर रहा था। इंद्रजीत ने बताया कि उसने कार का पीछा किया, लेकिन कार शंकर रोड पर रेड लाइट जंप करके भाग गई। यह ब्यौरा कितना डरावना है। जिस माँ और बाप को उनकी औलाद के बारे में ये ब्यौरा मिला होगा, बस तसव्वुर कीजिए कि उन पर क्या बीती होगी, कैसा महसूस किया होगा। भगवान, खुदा, जो भी कायनात के पर्दे के पीछे है, उससे क्या कहा होगा। खैर, तो उस जमाने में चौराहों पर कैमरास तो होते नहीं थे कि मूवमेंट ट्रैक कर सकते। कोशिश की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। रात गुजरी, सुबह हुई तो दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में अगली सुबह यानी 27 अगस्त दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर रामचंद्र इंतजार कर रहे थे उस शख्स का जो उन्हें रात को अस्पताल में मिला था, जख्मी था, जिसे उन्होंने सुबह आने को कहा था। वो नहीं आया तो उन्हें शक हुआ। उसके बताए एड्रेस C124 मोती नगर पर पुलिस पहुंची। पता फर्जी निकला। आगरा, मथुरा और हरियाणा तक सर्च पार्टी भेजी गई। बच्चों या किडनैपर का सुराग देने वालों के लिए 2000 के इनाम का ऐलान भी हुआ, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जो नंबर कार का पता चला था वो फर्जी निकला। सोचिए, मदन साहब और उनकी पत्नी की वो रात कैसे गुजरी होगी। वो रात, उसका अगला दिन, उसके अगले का अगला दिन, क्या क्या ख्याल उनके जहन से गुजरे होंगे। अपने वो बच्चे जिन्हें रात में उठ उठकर माँ चादर उड़ाती थी, कभी उनके सो जाने के बाद उनके सोते हुए चेहरों को कमरे की हल्की पीली रोशनी में देर तक देखकर मुस्कुराती थी। वो जब किसी बात पर रोते रोते गुदगुदी लगाने पर हंसने लगते थे। वो जो रूठने के बाद तकिए में मुंह छुपाकर चुपके चुपके माँ की तरफ देखते थे कि वो मनाने आ रही है या नहीं। वो बच्चे, वो एक कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ देखे गए थे। अगर आप माँ हैं या पिता हैं तो ये डर आप महसूस कर पाएंगे। अफसोस कि 29 अगस्त को ये डर सच साबित हुआ। घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर एक चरवाहे को दिल्ली में ही रिज में घूमते हुए एक लड़की की लाश दिखाई दी। ये जगह आज की दिल्ली के नक्शे के हिसाब से बुद्धा जयंती पार्क के आसपास समझिए, जो करोल बाग, राजेंद्र नगर और धौला कुआं के बीच के रिज एरिया है। उस समय यहाँ काफी घना जंगल था और आवाजाही ना के बराबर थी। चरवाहे ने पुलिस को खबर की। पुलिस आई, देखा तो कुछ दूर एक लड़के की लाश भी थी। मदन चोपड़ा और रोमा चोपड़ा को बुलाया गया। शिनाख्त हुई और ये गीता और संजय ही थे। संजय के पास अब भी 70 रुपए पड़े थे जो वो घर से लेकर निकला था।
गीता की उंगली में उसकी चांदी की अंगूठी थी। पुलिस तहकीकात शुरू हुई, लेकिन जिस विभत्स तरीके से 2 जान ली गई थी वो काफी डरावना था। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जैसे जैसे ये खबर शहर में पहुंची, लोग सड़कों पर आने लगे, नारेबाजी शुरू हुई और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग होने लगी। पुलिस अब दोगुनी ताकत से तहकीकात में लग गई और 31 अगस्त को मजलिस पार्क में पुलिस को उसी मॉडल की कार मिली जो चश्मदीदों ने बताई थी। हालांकि उसका नंबर अलग था, लेकिन जब चेक किया गया तो नंबर प्लेट बदल दिया गया था। कार खोली गई तो अंदर मिली पालतू जानवर को बांधने वाली चेन और बहुत सारे ब्लेड्स। ब्लेड से याद आया कि कार के चश्मदीद कॉलर ने बताया था कि लड़के की कमीज खून से लाल थी। इसके अलावा सिगरेट के टुकड़े, बालों के गुच्छे और खून के धब्बे। 2 बच्चों के साथ उस कार में क्या हुआ था, जितनी बार सोचिए दिल कांप उठता है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। कमिश्नर साहब के घर के बाहर भी भीड़ जुटी हुई थी। मेरे उम्र लोगों में आवाम के गुस्से की जो याददाश्त निर्भया के वक्त की है, ये उससे भी बड़ी थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब विदेश मंत्री थे। जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने भी प्रदर्शन किया, जहां गीता पढ़ती थी। जब वाजपेयी उनसे बात करने पहुंचे तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और उछलता हुआ एक पत्थर अटल जी के माथे से लगा और उनका सफेद कुर्ता खून से लाल हो गया। दुनिया ने देखा था कि उसी दिन वाजपेयी साहब सर पर पट्टी बांधे लोकसभा पहुंचे थे और अगले दिन केस सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया था। केस को और बारीकी से जांचा गया, सुराग इकट्ठा हुआ, लेकिन कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर आई इस केस की सबसे अहम तारीख, लगभग 2 हफ्ते बाद की तारीख, 8 सितंबर 1978। ट्रेन कालका मेल ने आगरा स्टेशन को क्रॉस किया ही था कि 2 लोग ट्रेन में चढ़े। इत्तेफाक से डिब्बा आर्मी जवानों के लिए रिजर्व था। आर्मी जवानों ने उतरने के लिए उनसे कहा तो दोनों अजीब अकड़ में थे और उनसे भिड़ गए। तभी कुछ फौजियों ने उनका चेहरा देखा तो लगा कि उन्हें कहीं देखा है। फिर ख्याल आया कि ये चेहरे उन्होंने अखबार में देखे हैं। सोचिए कितने सातिर क्रिमिनल जिन्होंने जुर्म इतनी सफाई से किया कि जांच एजेंसियां भी चकमा खा गई। कोई सबूत नहीं, कोई ट्रेस नहीं, लेकिन वो एक दिन खुद ही ट्रेन में पकड़ लिए गए। फौजियों ने उन्हें रस्सी से बांधा और अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ हुई तो साफ हुआ कि ये थे अपने समय के सबसे खूंखार क्रिमिनल रंगा और बिल्ला। असली नाम कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह। दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई। वहां इन्होंने छोटे मोटे क्राइम किए और फिर ये दिल्ली आ गए। इस किडनैपिंग का मकसद फिरौती मांगना था, लेकिन फिर जब पता चला कि ये नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं तो उन्होंने बच्चों की हत्या कर दी ताकि ट्रेस ना किया जा सके। बाद में रंगा ने अपने बयान में कहा कि लड़के को हमने पहले ही मार दिया था। लड़की को मैं खींचकर उधर ले जा रहा था जिधर लड़के की लाश थी। मैं उसके दाहिनी तरफ चल रहा था। मुझे बिल्ला ने इशारा किया और मैं आगे चलने लगा। उसने लड़की की गर्दन पर ताकत से वार किया। वो मर गई। लाश हम झाड़ी में फेंक कर चले गए। गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में रंगा बिल्ला के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने फांसी का फैसला सुनाया। हालांकि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, प्रेसिडेंट के पास याचिका दी, पर फैसला नहीं बदला। फांसी से पहले कुछ पत्रकार उन दोनों का इंटरव्यू लेना चाहते थे। सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन पत्रकार कोर्ट चले गए और कोर्ट ने जर्नलिस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार सजाए मौत के कैदियों का इंटरव्यू हुआ, वो भी जेल में। हालांकि रंगा ने बातचीत से इनकार कर दिया, लेकिन बिल्ला यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है। 31 जनवरी 1982 को जब रंगा बिल्ला को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई तो उस वक्त एक जेल अधिकारी थे, सुनील गुप्ता साहब। 2019 में उनकी किताब ब्लैक वारंट आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि फांसी दिए जाने के बाद बिल्ला की मौत तो फौरन हो गई, लेकिन रंगा की फंदे से लटकने के बाद भी नब्ज चल रही थी। वो लंबा और दुबला था,
और शायद उसने अपनी सांस रोक रखी थी, इसीलिए उसकी नब्ज रुक नहीं रही थी। फिर एक पुलिसकर्मी को एग्जीक्यूशन पिट में उतारा गया, वो जो गहरा सा गड्ढा होता है जिसमें बॉडी लटकती है। पुलिस वाला उसमें उतरा और रंगा के पैर पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचा गया ताकि उसकी मौत कंफर्म हो सके। रंगा बिल्ला आखिरकार मर गए। कहने को दुनिया कहने लगी कि जो किया उसका हिसाब हो गया, लेकिन मदन साहब और रोमा जी की आंखों के उस इंतजार का क्या, जो अब कभी खत्म नहीं होगा।